एपिसोड 5 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि एक डरी हुई बच्ची रात के वक्त किसी से भाग रही है। फिर हमें दिखाया जाता है कि इस बच्ची का पीछा 2 आदमी कर रहे हैं और ये आदमी उसे पकड़कर कहीं लेके जाना चाहते हैं। ये लड़की कैसे भी करके कहीं छुप जाती है और ये आदमी उसे ढूंढ नहीं पाते, इसलिए वो फाइनली वहां से चले जाते हैं। यहाँ ये सीन कट होता है और फिर हमें पिछले एपिसोड में जो सीन दिखाया गया था जिसमें हाजुन ऑफिस के अलमारी के अंदर चला गया है और वहां से वो बेसमेंट में जाने वाला है, वो सीन दिखाया जाता है। हाजुन अलमारी के अंदर जाकर लिफ्ट का बटन दबाता है लेकिन लिफ्ट नीचे ही नहीं जाती और फिर हमें दिखाया जाता है कि संचल ने जब हाजुन को ऑफिस में पहली बार अकेले देखा था तभी उसे शक हो गया था कि शायद हाजुन फिर से एक बार इस अलमारी के लिफ्ट को देखने आ जाएगा, इसलिए उसने जिनोन और क्योंकू को बता के इस लिफ्ट का दरवाजा पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया है। हाजुन को समझ नहीं आता कि लिफ्ट नीचे क्यों नहीं जा रही है, क्योंकि जब उसने पहली बार अलमारी खोली थी तो उसे 100% पता चल गया था कि नीचे कुछ ना कुछ जरूर है, लेकिन अब वो इस बारे में कुछ कर नहीं सकता, इसलिए वो वहां से चला जाता है। पिछले एपिसोड में हमने ये भी देखा था कि कोई तो छुपके से बदला लेने वाली टीम के फोटोज खींच रहा है और इस एपिसोड में भी कोई तो गोउन के फोटोज खींच रहा होता है। गोउन को रियलाइज होता है कि कोई आदमी गाड़ी में बैठकर उस पर नजर रख रहा है और वो उस गाड़ी की तरफ जा ही रही होती है, लेकिन बहुत अजीब तरीके से हाजुन बीच में आ जाता है और बात करना शुरू कर देता है कि देखो मेरा कार्ड काम नहीं कर रहा है, आज सुबह तो काम कर रहा था। और इन बातों में गोउन डिस्ट्रैक्ट हो जाती है और जो आदमी उन पे नजर रख रहा था वो वहां से चला जाता है। गोउन को एक नया अपार्टमेंट चाहिए होता है, इसलिए वो दोकी और हाजुन को लेके जाती है ताकि उसे नए अपार्टमेंट को ढूंढने में मदद मिल जाए और ये तीनों टैक्सी से जा रहे होते हैं। अचानक टैक्सी के सामने एक छोटी लड़की आ जाती है और एपिसोड की शुरुआत में हमने जिस छोटी लड़की को देखा था वो यही लड़की है। गोउन टैक्सी से नीचे उतरकर इस बच्ची को पूछती है कि क्या तुम ठीक हो, क्या तुम्हें चोट लगी है, लेकिन ये बच्ची कुछ नहीं कहती और वहां से भाग जाती है। बच्ची की हालत देखकर गोउन, दोकी और हाजुन समझ जाते हैं कि उसे कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर है, इसलिए ये तीनों उस बच्ची को ढूंढना शुरू कर देते हैं। थोड़ी देर बाद दोकी को ये छोटी लड़की एक कोने में छुपी हुई मिल जाती है और वो उसे जाकर पूछता है कि क्या सब ठीक है, तो ये लड़की बोलती है नहीं, मुझे सोमांग के पास जाना है, मुझे सोमांग से मिलना है। और यहाँ ये सीन कट हो जाता है। अगले सीन में ये बच्ची टैक्सी कंपनी में बैठी होती है क्योंकि दोकी, गोउन और हाजुन ने उसे वहां लाया होता है ये सोचकर कि एक डरी हुई बच्ची जिसे ऑब्वियसली मदद की जरूरत है उसे हम ऐसे ही अकेला बाहर नहीं छोड़ सकते। संचल भी आकर इस बच्ची से बात करता है और उसे बोलता है कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, हम तुम्हें सेफ रखेंगे, लेकिन क्या तुम्हें तुम्हारे मम्मी पापा का नंबर पता है या एड्रेस पता है। तो ये बच्ची बोलती है कि नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। बाद में दोकी और संचल इस सिचुएशन के बारे में बात करते हैं और दोकी बताता है कि इस बच्ची की छोटी बहन जिसका नाम है सोमांग वो कहीं खो गई है और सोमांग को ढूंढते हुए ये लड़की इधर उधर घूम रही है। दोकी बोलता है कि जब हमने पुलिस कंप्लेंट की बातें उस बच्ची के सामने की तो वो बहुत ज्यादा घबरा गई और बाद में जब उसने बेल की आवाज सुनी और एक लकड़ी का डंडा देखा तो वो डर से कांपने लगी। संचल बोलता है कि हाँ, ये बहुत अजीब बात है कि पुलिस का नाम सुनते ही ये लड़की बहुत ज्यादा डर गई, लेकिन पुलिस कंप्लेंट करना जरूरी था ताकि हमें पता चल जाए कि क्या इसके माँ बाप इसे ढूंढ रहे हैं या नहीं। उसी वक्त संचल को पुलिस स्टेशन से कॉल आता है और पुलिस उसे बताती है कि कुछ दिनों पहले एक छोटी बच्ची जिसका नाम है सोयोन, उसके माँ बाप ने कंप्लेंट की थी कि वो कहीं खो गई है, तो शायद आपके टैक्सी कंपनी में आई हुई छोटी बच्ची सोयोन ही होगी। और ये बात जानते ही संचल बच्ची को जाकर पूछता है कि क्या तुम्हारा नाम सोयोन है। बच्ची बोलती है कि हाँ, मेरा नाम सोयोन है और मुझे मेरी छोटी बहन सोमांग को मिलना है। संचल बोलता है कि सोमांग तो तुम्हारे माँ बाप के साथ ही होगी, चलो मैं तुम्हारे मम्मी के पास तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ ताकि तुम सोमांग को मिल सको। और ये बात सुनकर सोयोन रोने लगती है। वो बोलती है कि नहीं, मुझे घर नहीं जाना, मुझे मेरी मम्मी के पास नहीं जाना, मेरी मम्मी को तो सोमांग कौन है ये भी पता नहीं। सोयोन का ये बर्ताव देखकर सबको शक हो जाता है कि कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है और संचल सोयोन को शांत करते हुए बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारे घर नहीं भेजूंगा। पुलिस स्टेशन से जो सोयोन के घर का एड्रेस मिला है उस एड्रेस पे संचल दोकी को भेजता है ये जानने के लिए कि सोयोन की मम्मी एग्जैक्टली है कौन और सोयोन घर क्यों नहीं जाना चाहती। दोकी एड्रेस पे पहुंच जाता है और उसे दिखाई देता है कि सोयोन की मम्मी और 2 आदमी जिन्हें हमने एपिसोड की शुरुआत में देखा था सोयोन का पीछा करते हुए, वो साथ में मिलकर बात कर रहे हैं। आदमी मम्मी को पूछते हैं कि क्या तुमने पुलिस कंप्लेंट की कि सोयोन खो गई है, तो मम्मी बोलती है कि हाँ, तुमने जैसे बोला मैंने वैसे किया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना। आदमी बोलते हैं कि नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और वहां से वो चले जाते हैं। ये पूरा सीन देखकर दोकी को शक होने लगता है कि शायद ये औरत सोयोन की असली मम्मी नहीं है, इसलिए वो गोउन को कॉल करके बोलता है कि जल्दी से मुझे सोयोन की फोटो भेज दो। गोउन ये फोटो भेज देती है और दोकी फिर सोयोन के घर का दरवाजा नॉक करता है। उसकी मम्मी दरवाजा खोलती है और दोकी फोटो दिखाते हुए पूछता है कि मैं इस बच्चे के साथ यहाँ हाइड एंड सीक खेल रहा था, क्या आपने उसे देखा है। तो उसके माँ बाप बोलते हैं कि नहीं, इस लड़की को हमने देखा नहीं है, इसे तो हम पहचानते भी नहीं है, और वो दरवाजा बंद कर देते हैं। ये पूरी सिचुएशन दोकी के लिए बहुत कंफ्यूजिंग होती है क्योंकि वो आया तो है सोयोन के घर के एड्रेस पे, लेकिन सोयोन के माँ बाप खुद की बेटी को फोटो से भी पहचान नहीं पा रहे हैं। दोकी फिर डिसाइड करता है कि जो आदमी सोयोन की मम्मी से उससे पहले मिलने आए थे उनका वो पीछा करेगा और उनका पीछा करते हुए वो एक स्टॉल पे पहुंच जाता है। उस स्टॉल पे बहुत सारे पोस्टर्स और होर्डिंग्स लगाए होते हैं जिन पे लिखा होता है कि मिस्टर कांग की मदद से खरीदे अपना खुद का घर। जो लोग गरीब है, जिनकी अभी अभी शादी हुई है, वो भी मिस्टर कांग के एडवाइस से अपना खुद का घर खरीद सकते हैं। इन स्टॉल्स पे बहुत सारी भीड़ भी होती है क्योंकि हर कोई अपना घर खरीदने का सपना पूरा करना चाहता है।
इस पूरे एक्सपीरियंस के बारे में दोकी अपने टीम वालों को बताता है और वो सब भी बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। अपनी खुद की बेटी को कौन सी माँ नहीं पहचानती, और अगर वो सोयोन की असली माँ है ही नहीं तो उसने पुलिस कंप्लेंट क्यों की, उसने किसके कहने पर पुलिस कंप्लेंट की, उन दो आदमियों का और सोयोन की मम्मी का क्या रिलेशन है, अगर वो दो आदमी रियल एस्टेट और घर बेचने में काम करते हैं तो उनका और सोयोन की पूरी सिचुएशन से क्या लेना देना है। इस पूरे डिस्कशन के बीच उन्हें अचानक एक दूसरे टैक्सी ड्राइवर का कॉल आता है जो बताता है कि सोयोन गायब हो गई है। वो सो रही थी तब मैं कॉफी लेने गया, लेकिन मैं जब वापस आ गया तो वो वहां से गायब हो गई थी। गोन सारे सीसीटीवी कैमरास चेक करती है लेकिन उसे सोयोन कहीं नजर नहीं आती, लेकिन दोकी को शक आ जाता है कि शायद सोयोन उनके बेसमेंट में गई है, इसलिए वो बेसमेंट में जाता है चेक करने के लिए और उसे सोयोन अपने डिलक्स टैक्सी में बैठी हुई दिखती है। असल में सोयोन ने इनकी सारी बातें चुपके से सुन ली है और उसे पता चल गया है कि दोकी और उसकी टीम लोगों की मदद करते हैं, जिन्हें बदला लेना है उनकी मदद करते हैं, और सोयोन को भी यही सर्विस चाहिए, इसलिए वो डिलक्स टैक्सी में बैठ गई है। दोकी ये सिचुएशन समझ जाता है और वो सोयोन को पूछता है कि क्या तुमने हमारी बातें सुन ली, क्या तुम्हें पता चल गया कि हम क्या काम करते हैं। तो सोयोन बोलती है कि हाँ, और अपने पर्स से वो कुछ कॉइन्स निकाल कर दोकी को देती है और बोलती है कि प्लीज सोमांग को ढूंढ लो। दोकी सोयोन को हाँ बोल देता है और बेसमेंट में जिनोन के अंकु गोन और संचल भी आए होते हैं और वो सब भी सोयोन की मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगले दिन से मिशन शुरू हो जाता है और दोकी जाता है नजर रखने के लिए मिस्टर कांग पे, जिनके लिए वो दो आदमी काम करते हैं जो सोयोन की मम्मी से बात कर रहे थे। गोन भी इस मिस्टर कांग पे रिसर्च करती है और उसे पता चलता है कि मिस्टर कांग एक बहुत बड़ा रियल एस्टेट एजेंट है और इसकी खुद की कंपनी है जिससे ये लोगों को मदद करता है घर खरीदने में। मिस्टर कांग बहुत रिच भी है क्योंकि उसके खुद के 3 फ्लैट्स है शहर के प्राइम लोकेशन में और उसके नाम पे एक बिल्डिंग भी है। फिर से एक बार वही सवाल उठता है, अगर मिस्टर कांग इतना रिच है, वो इतना बड़ा बिजनेसमैन है, तो फिर वो और उसके आदमी क्यों सोयोन का पीछा कर रहे हैं। और इसी बात का सच जानने के लिए दोकी आ जाता है मिस्टर कांग के कंपनी के बिल्डिंग में। कंपनी में बहुत भीड़ होती है क्योंकि मिस्टर कांग ने एक वर्कशॉप रखा है खुद का घर कैसे खरीदे इस टॉपिक पे। इस वर्कशॉप को अटेंड करने के लिए लोग दूर दूर से आए होते हैं और जब मिस्टर कांग हॉल में आ जाता है, एक औरत उसके पास जाकर बोलती है कि मैं आपका स्पीच सुनने के लिए दूसरे शहर से आई हूँ, क्या मैं आपके साथ शेक हैंड कर सकती हूँ। मिस्टर कांग बहुत स्वीटली स्माइल करके बोलता है जरूर, क्यों नहीं, और उसके साथ शेक हैंड करता है और बोलता है कि चलो मैं आपसे आप वर्कशॉप में मिलूंगा, और वहां से वो चला जाता है। लोगों के सामने तो मिस्टर कांग बहुत अच्छा बनने की एक्टिंग करता है, लेकिन दूसरे कमरे में जाते ही वो अपने बॉडीगार्ड पे चिल्लाता है कि तुमने उन लोगों को रोका क्यों नहीं, तुम्हें पता है ना कि मुझे वो लोग पसंद नहीं, और खुद के हाथ पे सैनिटाइजर लगा लेता है। वर्कशॉप शुरू होता है और जिन लोगों के पास टिकट्स है उन्हें ही एंट्री दी जाती है और दोकी को रियलाइज होता है कि ज्यादातर जो लोग इस वर्कशॉप को अटेंड कर रहे हैं वो शादीशुदा कपल्स है। दोकी वर्कशॉप की पूरी स्टोरी जिनोन क्योंकू और गोन को बताता है और जिनोन बोलता है कि मुझे अभी भी ये समझ में नहीं आ रहा कि मिस्टर कांग और उसकी कंपनी और जिस औरत ने सोयोन को अडॉप्ट किया, इनका क्या रिलेशन है। दोकी बोलता है कि उनका जरूर कोई ना कोई रिलेशन है, क्योंकि पहले तुम इसे देखो, और वो अपने पॉकेट से एक पैम्पलेट को टेबल पे रख देता है। कंपनी वाले लोग सबको ये पैम्पलेट दे रहे थे, इसलिए दोकी ने भी अपने पास रख लिया और इस पैम्पलेट पे लिखा होता है मिस्टर कांग के साथ खुद का घर खरीदो, और इस पैम्पलेट के ऊपर मिस्टर कांग और 2 छोटी लड़कियों का फोटो होता है। इस फोटो को देखकर सबके होश उड़ जाते हैं क्योंकि जो लड़की मिस्टर कांग के साथ खड़ी है वो और कोई नहीं सोयोन है, और मिस्टर कांग की दूसरी साइड में जो लड़की खड़ी है वो है सोमांग। दोकी बोलता है कि अगर हमें पता लगाना है कि सोयोन के असली माँ बाप कहाँ है और उसके अडॉप्शन का और मिस्टर कांग का क्या रिलेशन है, तो हमें खुद वहाँ पे जाना होगा। दोकी फिर गोन को पूछता है कि क्या तुम इस मिशन के लिए मेरी बीवी होने की एक्टिंग करोगी, तो गोन उसे हाँ बोल देती है और फिर दोकी और गोन एक शादीशुदा कपल की तरह मिस्टर कांग के स्टॉल पे जाते हैं। जो 2 आदमी सोयोन की मम्मी से बात कर रहे थे वही 2 आदमी आज भी स्टॉल पे होते हैं और गोन और दोकी बहुत लवी डवी कपल की तरह एक्टिंग करते हुए उनके पास जाकर बोलते हैं कि क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं, हमें घर खरीदना है। आदमी बोलता है ऑफ कोर्स हम आपकी घर खरीदने में मदद करेंगे, यही हमारा काम है। अगर आपने मिस्टर कांग का एक वर्कशॉप भी अटेंड कर लिया तो आप खुद का सपनों का घर ऐसे ही खरीद सकते हैं। आदमी फिर दोकी और गोन को उनकी सैलरी के बारे में, उनकी शादी के बारे में सवाल पूछता है और थोड़ी ही देर में अपने पॉकेट से कुछ टिकट्स निकाल कर दिखाता है। वो बोलता है कि इन टिकट्स को ध्यान से देखो, लोग अपनी जी जान लगा देते हैं फिर भी उन्हें ये टिकट्स नहीं मिलते, लेकिन क्योंकि तुम दोनों एक बहुत अच्छे कपल हो इसलिए मैं मिस्टर कांग के वर्कशॉप के टिकट्स तुम्हें फ्री में एज अ गिफ्ट दे रहा हूँ। दोकी और गोन को टिकट्स देते ही आदमी उन्हें वर्कशॉप में भेज देता है और वर्कशॉप शुरू होने से पहले उन्हें एक फॉर्म फिल करना होता है जिसमें उन्हें अपनी बेसिक डिटेल्स डालनी होती है, जैसे उनकी सैलरी कितनी है, उन्हें कितने बच्चे चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इन फॉर्म्स को खुद मिस्टर कांग चेक करेगा और अगर उसे लगा कि इन लोगों में दम है तो ही वो उनकी मदद करने के लिए तैयार होगा। वर्कशॉप शुरू हो जाता है और मिस्टर कांग स्टेज पे आते ही लोग उसके लिए चिल्लाने लगते हैं, उसके लिए तालियां बजाना शुरू करते हैं। मिस्टर कांग बहुत
बहुत बड़ा स्पीच देता है कि कैसे हम सबका सपना होता है कि खुद का शहर में घर रहे, लेकिन इस सपने को मिडिल क्लास लोग कभी पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि पहले तो हमारे पास पैसे नहीं होते और दूसरा अगर हमने लोन भी ले लिया फिर भी हम घर नहीं खरीद सकते, क्योंकि प्रॉपर्टी महंगी हो गई है। हमारे देश में सिर्फ अमीर लोग ही अपने सपनों का घर खरीद सकते हैं और अगर आप मिडिल क्लास है तो आप ऐसे सपने भी नहीं देख सकते। लेकिन मैं मेरे वर्कशॉप में आपको कुछ ऐसे टिप्स और ट्रिक्स दूंगा जिससे आप अपना खुद का घर बहुत आसानी से खरीद सकते हैं। और अगर आपको इस बारे में और जानना है तो आपको मुझसे प्राइवेट कंसल्टेशन लेना होगा और इस प्राइवेट कंसल्टेशन के बारे में मैं ही डिसाइड करूंगा कि ये किसे मिलेगा। ये स्पीच एक्चुअली यूजलेस होता है, लेकिन मिस्टर कांग के बात करने का तरीका बहुत अच्छा होता है, जिस वजह से सारे लोग इंप्रेस हो जाते हैं और उन्हें भी लगता है कि उन्हें प्राइवेट कंसल्टेशन मिलना चाहिए ताकि वो खुद का घर खरीद सके। वर्कशॉप खत्म होने के बाद मिस्टर कांग सारे कपल्स के साथ बैठता है 1 बाय 1 और उनके फॉर्म्स चेक करता है और डिसाइड करता है कि किसे वो घर खरीदने में मदद करेगा। लोकी और गोउन का टर्न आ जाता है और उन्होंने फॉर्म में सारी झूठी इन्फॉर्मेशन भरी होती है। मिस्टर कांग फॉर्म को देखते हुए बोलता है कि तुम दोनों ने ऑलरेडी बहुत पैसे कमा लिए हैं, इसलिए मुझे लगता है कि तुम खुद से घर खरीद सकते हो। तुम्हें मेरे कंसल्टेशन की और मेरे कंपनी की मदद की बिल्कुल जरूरत नहीं है और अब तुम मेरे ऑफिस से बाहर जा सकते हो। दोकी और गोउन के प्लान्स मिस्टर कांग के राज जानने का यहाँ पे तो फ्लॉप हो गया, लेकिन ये दोनों इतनी आसानी से गिव अप करने वाले नहीं है। इसीलिए रात के वक्त जब कोई ऑफिस में नहीं होता, गोउन ऑफिस बिल्डिंग की पूरी सिस्टम हैक कर लेती है और इलेक्ट्रिसिटी को बंद कर देती है। पूरी बिल्डिंग में अंधेरा होने की वजह से वॉचमैन भी बाहर आ जाता है और यही चांस देखकर दोकी बिल्डिंग के अंदर जाता है। वर्कशॉप में भरे हुए सारे फॉर्म्स दोकी को मिल जाते हैं और उसे अपना खुद का फॉर्म भी मिल जाता है, जिसे देखकर मिस्टर कांग ने उसे मदद करने से मना कर दिया। दोकी 1 बाय 1 सारे फॉर्म्स चेक करता है ये जानने के लिए कि मिस्टर कांग ने किसे सिलेक्ट किया है कंसल्टेशन के लिए, और उसे एक बहुत शॉकिंग बात पता चलती है। जिन भी लोगों को मिस्टर कांग ने सिलेक्ट किया है वो सारे बहुत गरीब लोग हैं जो खुद से अपना घर कभी बाय नहीं कर सकते। दोकी को समझ तो नहीं आता कि मिस्टर कांग ऐसे लोगों को क्यों टारगेट कर रहा है और उसमें से उसे क्या फायदा होगा, लेकिन अब दोकी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मिस्टर कांग से कंसल्टेशन लेना और इसलिए वो कुछ भी करेगा। दोकी गोउन को पूछता है कि क्या मिस्टर कांग के लोगों ने आज के वर्कशॉप के फॉर्म्स अपने सर्वर पे अपलोड कर दिए, तो गोउन बोलती है नहीं। दोकी बोलता है कि यही है मेरा टाइम सब कुछ चेंज करने का और मिस्टर कांग का राज जानने का, और वो एक लाइटर लेके जाता है फायर अलार्म के पास। फायर अलार्म पानी फेंकना शुरू कर देता है और सारे फॉर्म्स और सारे ऑफिस में के डॉक्यूमेंट्स गीले हो जाते हैं और दोकी वहां से चला जाता है। अगले दिन मिस्टर कांग ऑफिस में आकर पूछता है कि ये सब क्या हुआ, तो उसका आदमी उसे बताता है कि फायर अलार्म शुरू हो गया और सब कुछ भीग गया। मिस्टर कांग पूछता है कि क्या तुमने कल के वर्कशॉप के फॉर्म सर्वर पे अपलोड कर दिए, तो आदमी बोलता है नहीं। तो मिस्टर कांग अपने बॉडीगार्ड को बोलता है कि इसे मारो और बॉडीगार्ड इस आदमी को जोर से थप्पड़ मारता है। मिस्टर कांग चिल्लाता है कि तुम लोगों की वजह से मेरा काम बढ़ गया, अब मुझे फिर से एक बार उन लोगों से मिलना होगा और उनके नए फॉर्म्स चेक करने होंगे, और वहां से मिस्टर कांग चला जाता है। यहाँ संचल दोकी जिनोन क्योंकू और गोउन को सोयोन की ड्राइंग सिखाता है और उनमें से एक ड्राइंग होता है जिसमें ऐसा लगता है कि बारिश है और सोयोन और उसके दोस्त अम्यूजमेंट पार्क की तरफ देख रहे हैं। क्योंकू बोलता है कि ये बारिश की बूंदे बहुत अजीब तरीके से ड्रॉ की गई है, तो दोकी बोलता है कि ध्यान से देखो ये बारिश की बूंदे नहीं है, ये जेल के दरवाजे की तरह दिख रहा है। इसका मतलब ये है कि सोयोन और बाकी के बच्चों को किसी ने लॉक करके रखा था बहुत टाइम के लिए। यहाँ पे मिस्टर कांग ने फिर से एक बार दोकी और गोउन को बुलाया है उनका फॉर्म चेक करवाने के लिए, और क्योंकि अब दोकी और गोउन को पता है कि मिस्टर कांग कैसे लोगों को टारगेट कर रहा है, तो उन्होंने वैसे का वैसा फॉर्म भर दिया है। मिस्टर कांग पूछता है कि पिछली बार तो तुम्हारे पास बहुत ज्यादा पैसा था, लेकिन अचानक पैसे इतने कम कैसे हो गए, तो दोकी बोलता है कि हाँ, मैंने क्रिप्टो करेंसी में सारे पैसे खो दिए। फॉर्म चेक करने के बाद मिस्टर कांग बोलता है कि ठीक है, मैंने मेरा डिसीजन बना लिया है, मैं तुम दोनों को मदद नहीं करूंगा क्योंकि तुम दोनों में जुनून नहीं है घर खरीदने का। दोकी और गोउन बोलते हैं कि तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो, हमें भी है जुनून, हमें भी अपना खुद का घर खरीदना है। तो मिस्टर कांग बोलता है कि क्या तुम खुद का घर खरीदने के लिए कुछ भी कर सकते हो। दोकी बोलता है कि मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, मैं खुद की जान देने के लिए भी तैयार हूँ। मिस्टर कांग बोलता है कि ठीक है, मैं तुम दोनों को चांस दे सकता हूँ, और दोकी और गोउन फिर ऑफिस से निकल जाते हैं। वो दोनों टैक्सी कंपनी के पास जा ही रहे होते हैं जब अचानक उन्हें मिस्टर कांग का कॉल आता है। मिस्टर कांग उन्हें बोलता है कि मैं तुम्हारे घर पे एक सरप्राइज विजिट करना चाहता हूँ, इसलिए तुम तैयार रहना। फोन रखने के बाद दोकी गोउन को पूछता है कि तुमने कौन सा एड्रेस लिखा था हमारे घर के एड्रेस की जगह पे, तो गोउन बोलती है कि मैंने संचल के घर का एड्रेस लिख दिया है। दोकी फिर जिनोन और क्योंकू को कॉल करके बोलता है कि संचल के घर को ऐसे सजा दो जैसे नए शादीशुदा कपल का घर होता है। थोड़ी देर में मिस्टर कांग संचल के घर यानी दोकी और गोउन के घर पे पहुंच जाता है और घर देखते ही बोलता है कि तुम्हारा घर तो इतना अच्छा है, तुम्हें मेरी कंपनी की क्या जरूरत है। तो दोकी बोलता है कि नहीं नहीं, ये पूरा घर हमारा नहीं है, हमने तो सिर्फ एक रूम रेंट पे लिया है इस घर में। दोकी और गोउन फिर मिस्टर कांग को अपने घर के अंदर इनवाइट करते हैं, लेकिन जिनोन और क्योंकू ने घर को बहुत अजीब तरीके से सजाया होता है। हर जगह हार्ट शेप बलून लगाए होते हैं, हर दीवार पे गोउन और दोकी के फोटोज होते हैं, और ये सब देखकर दोकी और गोउन को तो बहुत शर्म आती है। और मिस्टर कांग बोलता है, अच्छा तुम दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हो, ये तो मुझे समझ आ गया। मिस्टर कांग फिर इन दोनों की रूम चेक करता है और इस रूम को भी बहुत घटिया तरीके से डेकोरेट किया होता है। रूम में सिर्फ एक बेड होता है और उस बेड पे भी सिर्फ एक तकिया होता है। ये देखकर मिस्टर कांग पूछता है कि तुम दोनों अलग तकिए नहीं
यूज करते। तो गोन बोलती है कि मेरे लिए मेरा तकिया मेरे पति का हाथ है। गोन और दोकी अपनी एक्टिंग से सब कुछ संभाल रहे थे, सब कुछ ठीक जा रहा था, लेकिन अचानक मिस्टर कांग बोलता है, मुझे सच सच बताओ, तुम दोनों शादीशुदा नहीं हो ना। और यह एपिसोड 5 खत्म हो जाता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।